मध्य प्रदेश के सियासी गलियारों में लंबे समय से तैर रहा सवाल किसके हाथ में होगी बीजेपी की कमान को लेकर बनी रहस्यमयी चुप्पी का अब निर्णायक मोड़ आ चुका है। बीजेपी के प्रदेश चुनाव अधिकारी विवेक शेजवलकर और चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान की मौजूदगी में हेमंत खंडेलवाल का नामांकन पत्र दाखिल करने के बाद लगभग बैतूल विधायक हेमंत विजय खंडेलवाल का मध्य प्रदेश भाजपा का निर्विरोध अध्यक्ष बनना तय है। हालांकि इसकी औपचारिक घोषणा कल की जाएगी। नामांकन प्रक्रिया के दौरान प्रदेश संगठन मंत्री हितानंद शर्मा और सीएम डॉक्टर मोहन यादव हेमंत खंडेलवाल को मंच पर ले गए। वहीं सीएम डॉक्टर मोहन यादव उनके प्रस्तावक बने। नामांकन की प्रक्रिया चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान, निर्वाचन अधिकारी विवेक शेजवलकर और पर्यवेक्षक सरोज पांडे की मौजूदगी में पूरी हुई। एमपी बीजेपी अध्यक्ष के नाम पर सस्पेंस ओवर। मध्य प्रदेश भाजपा को मिला नया अध्यक्ष। बैतूल विधायक हेमंत खंडेलवाल का निर्विरोध नामांकन। सीएम डॉक्टर मोहन यादव बने प्रस्तावक। राष्ट्रीय परिषद का चुनाव हो, प्रदेश का चुनाव हो, प्रदेश के चुनाव अधिकारी आई गए हैं और जिस ढंग से नॉमिनेशन फॉर्म हमने भराए हैं हमारी परंपरा के हिसाब से कल वो रिजल्ट डिक्लेयर करेंगे। जहां एक और भारतीय जनता पार्टी प्रदेश अध्यक्ष के नामांकन को संगठन प्रक्रिया बता रही है, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस आरोप लगा रही है कि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष का चयन चुनाव जैसी प्रक्रिया से नहीं बल्कि दिल्ली दरबार से आए नाम पर किया जा रहा है। इस तरह की औपचारिकता बची है वो भी पूरी हो जाएगी। हल्ला मचा रहा है चुनाव होगा और क्या हुआ, पर्ची से निकाल के आदमी के सामने नाम रख दिया। आज का दिन मध्य प्रदेश बीजेपी के लिए निर्णायक है। प्रदेश की कमान देना संगठन की दिशा, जातीय संतुलन और चुनावी रणनीति तय करने का अवसर है। मध्य प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष का चुनाव पार्टी के अंदर लंबे विचार मंथन और संगठनात्मक संतुलन का परिणाम है, जहां पार्टी ने जातीय और क्षेत्रीय समीकरणों को भी साधा और नेतृत्व चयन की प्रक्रिया में अनुशासन और एकता का संदेश भी दिया। अब देखना ये होगा कि नए कप्तान की कप्तानी में पार्टी किस दिशा में आगे बढ़ती है और संगठन कितने नए मुकाम तक पहुंचता है। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। नमस्कार, IND एजेंडा तय मानिए में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नवीन पुरोहित। चर्चा को विस्तार देंगे उसके पहले IND एजेंडा के मुख्य बिंदुओं की तरफ एक निगाह डालते हैं। क्या भारतीय जनता पार्टी प्रदेश अध्यक्ष के नाम का औपचारिक ऐलान बाकी? क्या भारतीय जनता पार्टी ने फिर दोहराया जातीय संतुलन का फॉर्मूला? हेमंत खंडेलवाल के अध्यक्ष बनने से कितना बदलेगा भारतीय जनता पार्टी संगठन? कांग्रेस हेमंत खंडेलवाल के चयन पर क्यों उठा रही सवाल? नमस्कार, इन्हीं सवालों के साथ चर्चा में आप सबका पुनः स्वागत है। तो तय मानिए कि अब देश और प्रदेश की राजनीति बदल चुकी है। आप ये भी तय मानिए कि जो तय होता है वो पहले से ही तय होता है। तय करने की प्रक्रिया में भी ये तय होता है कि किसको तय करना है। आज मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष का नामांकन हुआ और निर्विरोध नामांकन किया या निर्विरोध नामांकन हुआ हेमंत खंडेलवाल जी का। ये नाम बहुत पहले से चल रहा था। हेमंत खंडेलवाल जी संघ के कृपा पात्र हैं और डॉक्टर मोहन यादव की पसंद है। तो अगर मैं यूँ कहूँ कि डॉक्टर मोहन यादव की पसंद को तरजीह दी गई है, डॉक्टर मोहन यादव की पसंद पर मोहर लगी है, तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। तमाम दिग्गज जो इसके लिए जोर आजमाइश कर रहे थे वो हाशिए पर खड़े नजर आए। तमाम राजनीतिक समीकरण बने बदले, लेकिन अंततः मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी को आधिकारिक रूप से अपना प्रदेश अध्यक्ष मिलने जा रहा है। अब सिर्फ आधिकारिक घोषणा होना बाकी है, लगभग सब तय हो गया है। हेमंत खंडेलवाल को आखिर कैसे प्रदेश अध्यक्ष की कमान मिली, क्या कारण रहे, इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ चर्चा में शामिल हैं विवेक त्रिपाठी जी, प्रवक्ता है मध्य प्रदेश कांग्रेस के, डॉक्टर प्रेम व्यास, मीडिया वार्ताकार मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के, धर्मेंद्र पैगवार साहब, वरिष्ठ पत्रकार। ये तो प्रेम की बात है उद्धव,
राजनीति सबके बस की नहीं है। यहाँ समर्पण से होते हैं सौदे, बंदगी सबके बस की नहीं है। अध्यक्ष बन जाते हैं आपके यहाँ तो आरोप लगता है कि पर्ची पे बने। मुख्यमंत्री कोई नया नवेला मुख्यमंत्री बन जाता है राजस्थान में या छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में भी, तो होता है कि पर्ची पर मुख्यमंत्री बना। लेकिन उसका एक दूसरा दृष्टिकोण ये भी है कि एक नए नेतृत्व को, नए व्यक्ति को अवसर दिया, नई पीढ़ी को अवसर मिला। तो दोनों ही पहलू हैं। कांग्रेस इस पहलू पर यही कह रही है प्रेम जी कि हेमंत खंडेलवाल जी का जो चयन है वो पर्ची वाला चयन है और वो पावर परिक्रमा वाला चयन है। क्या कहें? एक अच्छी बात है ना, लगाना है, कयास तो लगाते रहे। और दूसरी बात है कि कांग्रेस पट्टावाद, पूंजीवाद, परिवारवाद में विश्वास रखती है और दूसरी तरफ हम लोकतांत्रिक प्रणालियों का पालन करते हैं। 64,523 बूथों पर अगर चुनाव हुए तो ये बूथ से राष्ट्र तक निश्चित रूप से निर्माण के कार्य। दूसरी तरफ निर्वाचन प्रक्रिया है जिसका हमने पूरी तरह से पालन करा है। आप देखिए कांग्रेस के निर्वाचन प्रक्रिया क्या होती है कि जो एक बार के हारे हुए विधायक जो रहते हैं उनको जो है प्रदेश अध्यक्ष बना दिया जाता है, वही लाइन में खड़े अंतिम व्यक्ति तक को नकार दिया जाता है। तो मुझे लगता है ये कांग्रेस के अंदर संभव है। भारतीय जनता पार्टी में आदरणीय, आपने इसके पूर्व में देखा होगा, बीडी भाई साहब का चुनाव हो या तोमर जी का चुनाव हो या प्रभात जी का चुनाव हो, सेम निर्वाचन प्रक्रियाओं का पालन किया गया था और संगठन पर्व के दौरान निश्चित रूप से पद दिए भी जाते हैं, कार्य क्षमताएं के अनुसार उस व्यक्ति का निर्माण किया जाता है और वो व्यक्ति निश्चित रूप से काम करता है। हम आदरणीय बीडी भाई साहब को शुभंकर अध्यक्ष कहते हैं। आप देखिए चुनाव की श्रृंखला में किस तरह से उन्होंने कार्यकर्ता निर्माण की बात हो या नए सदस्यों को लेने की बात हो या एक चुनावी प्रक्रिया और प्रणाली निर्मित करने की बात हो, निश्चित रूप से सभी पैमानों पर वे खरे उतरे थे। और उसी तरह से जिनके भी नाम चल रहे हैं, निश्चित रूप से एक प्रक्रियात्मक प्रणाली है, लोकतंत्र प्रणाली है और उसके तहत कल घोषणा हो जाएगी। मुझे लगता है कि हमारे यहाँ समन्वय और सर्व सहमति को तवज्जो दी जाती है। आपने देखा होगा पूर्व में कांग्रेस कहती थी कि ये पर्ची वाले हैं, तो अब बताइए ना, अब पर्ची कहां से आई? आप जिनके लिए पर्ची वाले कह रहे थे आज कह रहे हैं उन्होंने पर्ची बना दी। मतलब जिनने पर्ची पर आए हैं वो नई पर्ची बना रहे हैं। तो कांग्रेस खुद तय नहीं कर पा रही है कि वो चाहती क्या है। दूसरी तरफ आपके यहाँ भी विवाद चल रहा है। आपने कहा था सर्जन, हमारे यहाँ तो सर्जन दिख रहा है। हमारे यहाँ 64,000 बूथों पर सर्जन दिख रहा है, हमारे यहाँ 62 जो है जिलाध्यक्षों पर सर्जन दिख रहा है, हमारे यहाँ 10,000 के आसपास मंडल अध्यक्षों पर सर्जन दिख रहा है। लेकिन वहीं देखिए आप गुजरात में चुनाव हार रहे हैं, शक्ति सिंह साहब को जो है पद से इस्तीफा देना पड़ रहा है, पंजाब से भारत भूषण साहब इस्तीफा दे रहे हैं, दिग्विजय सिंह साहब जो है कुर्सी की लड़ाई लड़ रहे हैं और वहीं ठाकुर सुरेंद्र सिंह खंडवा में अभी कुर्सी की लड़ाई लड़ रहे हैं। पर्यवेक्षकों के सामने जूतम पेजार हो रही है। तो मुझे लगता है आपको अपने अंदर देखने की जरूरत है, क्योंकि भीतर से मेलो व्यू बाहर वो बने और नारायण तासो बोलो कहुआ तन मन एक। तो मुझे लगता है कांग्रेस को अपनी आंतरिक प्रणालियां सुधारने की आवश्यकता है। भारतीय जनता पार्टी की जो प्रणालियां निश्चित रूप से वो बूथ से लेकर राष्ट्र तक उसका निर्वहन हम कर रहे हैं। जी, तो विवेक जी थोड़ा विवेकशील होने की जरूरत है, अपने विवेक का उपयोग करने की जरूरत है। आप मोहन यादव जी को कहते थे पर्ची वाले मुख्यमंत्री, आज पर्ची वाले मुख्यमंत्री ने पर्चा निकाल दिया। तो ये अगर पर्ची वाले मुख्यमंत्री हैं तो इस तरह का पावर दिया जाता है जो आप कहते हैं कंट्रोल एंड कमांड है। मोहन यादव जी की पसंद थे हेमंत खंडेलवाल, इसमें कोई दो राय नहीं। तो उनकी पसंद को तरजीह मिली है। सत्ता संगठन समन्वय के साथ चलेंगे, प्रदेश में कार्यकर्ताओं की सुनवाई होगी। आपको कहाँ से इसमें लोकतांत्रिक प्रक्रिया का हनन नजर आ रहा है? देखिए, सबसे पहले तो मैं बताना चाहूंगा ये भाजपा का आंतरिक मामला है और जैसा कि विद्वान मेरे भाजपा के साथी प्रवक्ता ने बताया, 64,000 पोलिंग बूथों पे उन्होंने मतदान कराए, 10,000 मंडलों पे चयन किया गया। सबसे आश्चर्य की बात यह है 64,000 पोलिंग बूथ, 10,000 मंडलों पे 5 काबिल नेता नहीं मिले जिनमें नेतृत्व क्षमता वो हो कि वो प्रदेश अध्यक्ष के रूप में अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन कर सके। कितने नामांकन आए प्रेम व्यास जी, आप ये भी बताएं। आपने कांग्रेस पे आरोप लगा दिया वंशवाद का और पट्टावाद का और चुनाव हार
सरकार ने कहा कि हमारे वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष चुनाव हारे, 2018 में आपके जो आने वाले प्रदेश अध्यक्ष है क्यों चुनाव हारे, ये भी जनता को बताइए। आपने वंशवाद का आरोप लगाया, जिस नेता का जन्म राजनीतिक रूप से सत्ता में हुआ हो, 2007 में जिसने राजनीति के दहलीज पे कदम रखा हो अपने पिताजी की अनुकंपा नियुक्ति की जगह पे, तो ऐसे में आप कहां वंशवाद की बात करते हैं? आपके मुंह से शोभा नहीं देता। जब 90, 99, 92, 94 में संगठन का निर्माण हुआ करता था, तब चुनाव हुआ करते थे। वीरेंद्र कुमार जी का चुनाव होता था, कैलाश जोशी जी का चुनाव होता था, तब लगता था कि संगठन कहीं गड़ा जा रहा है, भाजपा का संगठन कार्य कर रहा है। परंतु अब तो पर्ची सिस्टम चलता है। आरएसएस ने कह दिया कि इस व्यक्ति को बनाना है, अब मध्य प्रदेश की सरकार को कंट्रोल आरएसएस करेगी, तो निश्चित रूप से दिखा। आप लोकतंत्र की बात कर रहे हैं, आप ढोंग कर रहे हैं। आपने दिखाया, 2 दिवसीय पूरा कार्यक्रम आपने बनाया कि आवेदन आएंगे, स्क्रूटनी होगी, नाम वापसी होगी। आप अपनी पार्टी में जिसको अनुशासन कहते हैं भाई साहब, एक्चुअल उसकी परिभाषा यहां पे तानाशाही है कि दिल्ली ने तय कर लिया कि ये नाम फाइनल है, तो आपके मध्य प्रदेश के किसी नेता में साहस नहीं था कि वो उसका विरोध कर ले या नामांकन भर ले या अपनी उम्मीदवारी प्रस्तुत कर दे। ये मध्य प्रदेश है जहां पे 100% सांसद भाजपा के हैं, परंतु विदेश भेजने की बात होती है तो मध्य प्रदेश का एक भी सांसद केंद्र की सरकार को काबिल नहीं लगता कि विदेश भेजा जाए प्रतिनिधि के रूप में। तो निश्चित ये भाजपा का आंतरिक मामला है, मैं ज्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहता, परंतु आगामी प्रदेश अध्यक्ष अगर वो वंशवाद की बात करे, नेता पुत्र होने की बात करे, तो ये उन पे शोभा नहीं देता। और जिस प्रकार से पारदर्शिता पूर्ण चुनाव की बात कही गई थी कि संगठन का निर्णय पारदर्शिता पूर्ण होगा, लोकतांत्रिक होगा, तो लोकतंत्र तो ये सबको अधिकार देता है कि दावेदारी प्रस्तुत करे। 5 दावेदार भी नहीं आए। क्या भाजपा के कैडर में 5 लोग भी काबिल नहीं बचे जो प्रदेश अध्यक्ष का दायित्व का निर्वहन कर सके? क्या ये आपका संगठन है? निश्चित ही जिस प्रकार से आज संगठन की दुर्दशा है, भाजपा उस पे बयानबाजी करे, कांग्रेस में क्या चल रहा है उस पे बयानबाजी ना करे। आप पहले तो ये बताएं कि जब पहले से ही सब तय था, खंडेलवाल जी को बनाना ही था, तो ये पूरा प्रोपेगेंडा क्यों फैलाया गया? क्यों मीडियाबाजी हो रही है? 1 हफ्ते से आप गाना गा रहे हैं कि हम लोकतांत्रिक प्रक्रिया से चयन करेंगे, जमीनी कार्यकर्ता को लाएंगे। 2007 से पहले आपके नए प्रदेश अध्यक्ष ने किस पोलिंग बूथ पे काम किया है, किस विधानसभा में काम किया है, बात करिए। वो तो मध्य प्रदेश में उनका जन्म तक नहीं हुआ, उनका तो जन्म आगरा उत्तर प्रदेश में हुआ है। क्या मध्य प्रदेश के भाजपा में कोई भी काबिल नेता नहीं बचा है? निश्चित इन सारे सवालों के जवाब भाजपा के मेरे विद्यमान प्रवक्ता महोदय को देने चाहिए। जी, मैं वो भी सवालों के जवाब प्रेम जी देंगे, लेकिन पहले मैं धर्मेंद्र जी से एक बार ये खंडेलवाल जी के नाम पर मोहर लगी है, ये समीकरण कैसे बने बिगड़े, इस पर बड़ा लंबे समय तक ये बीरबल की खिचड़ी हो गई थी, अंततः अब पक गई है तो कल वितरित भी हो जाएगी। तो एक प्रतिक्रिया चाहूँगा आपसे। देखिए, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी का जो चयन हुआ, मुख्यमंत्री जी के चयन की बात करेंगे तब हम प्रदेश अध्यक्ष की बारे में बहुत अच्छे से बात कर सकेंगे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री भाजपा के राष्ट्रीय नेतृत्व की पसंद है और भाजपा का राष्ट्रीय नेतृत्व ने उनके कंफर्ट जोन को देखते हुए, मतलब ये हेमंत खंडेलवाल जी का जो चयन हुआ है, उसने ये इंडिकेशन दिया है, संकेत दिए हैं कि 2028 का चुनाव डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। वो कंफर्ट रहेंगे और मध्य प्रदेश में किसी प्रकार के कोई नेतृत्व परिवर्तन की, कोई उहापोह की स्थिति नहीं रहेगी। ये भारतीय जनता पार्टी ने स्पष्ट संदेश मध्य प्रदेश की जनता को, मध्य प्रदेश भाजपा के नेताओं को दे दिया है कि भाई कोई ताकझाक, किसी प्रकार की कोशिश, किसी प्रकार से मोहन यादव जी को अस्थिर करने की बात भारतीय जनता पार्टी में नहीं होगी। इसलिए ही उनका नाम, खंडेलवाल जी का नाम बहुत लंबे समय से चल रहा था। पहलगाम की घटना हो गई, कुछ और घटनाएं हो गई, ऑपरेशन सिंदूर हो गया, तो इस कारण उनकी ताजपोशी जो थी लगातार टल रही थी। दूसरी ये बात कि खंडेलवाल जी आए हैं तो समन्वय के साथ काम करेंगे। निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी में, सरकार और संगठन में कोई भी अध्यक्ष रहे, कोऑर्डिनेशन को वो हमेशा तरजीह देते हैं। दूसरी बात, खंडेलवाल जी के सामने जो सबसे बड़ी चुनौती है कि भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में अभी एक्सट्रीम पर है। 29 सांसद हैं, 1-2 शहर छोड़ दिए जाए तो पूरे महापौर भारतीय जनता पार्टी के हैं। मतलब डबल इंजन की नहीं, ट्रिपल, स्थानीय निकायों में भी भारतीय जनता पार्टी काबिज है। तो ट्रिपल इंजन की जो सरकार है, सभी ऐसी ही पुनरावृत्ति, ये स्टेटस मेंटेन करना, ये स्टेटस को मेंटेन करना, क्योंकि बुलंदी पर पहुंचना नहीं, बुलंदी पर ठहरना कमाल होता है। तो अब मोहन यादव जी और हेमंत खंडेलवाल जी
दोनों के सामने ये चुनौती होगी कि वो इस स्टेटस को संभाल कर रखें। भाजपा की 29 लोकसभा सीटें आएँ, 165-70 सीटें विधानसभा में आएँ, इसी तरह के नगरीय निकाय चुनावों में नतीजे आएँ, ऐसा एक ये कांटो भरा ताज है हेमंत खंडेलवाल जी के ऊपर कि उनको जो भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि मध्य प्रदेश भाजपा की प्रयोगशाला है, मध्य प्रदेश में सबसे मजबूत संगठन पूरे देश में है। कुशवाहा ठाकरे जी, प्यारेलाल जी खंडेलवाल ने यहाँ मध्य प्रदेश को गढ़ा है, तो उस संगठन को आगे ले जाना और उसी सफलताओं को पाते रहना, इसकी एक चुनौती हेमंत खंडेलवाल जी और मोहन यादव जी के सामने रहेगी। तो मुझे लगता है कि मोहन यादव जी को काम करने के लिए एक सुगम रास्ता भाजपा के राष्ट्रीय नेतृत्व ने दिया है और भारतीय जनता पार्टी संगठन और सरकार आगे के दिनों में जो काम करेंगे, मुझे लगता है कि वो एक नजीर पेश करना होगी उनको। बिल्कुल ठीक है। तो प्रेम जी, अब खंडेलवाल जी आ गए हैं, नामांकन हो गया है, कल आधिकारिक घोषणा भी हो जाएगी, अब उसमें कुछ शेष है नहीं प्रक्रिया में, और सर्वसम्मति से सर्वसहमति से चुना गया है, कहीं कोई विरोध के स्वर नहीं है। ये एक खूबसूरती है, इसको इस दृष्टिकोण से भी देखा जा सकता है, या कांग्रेस कह रही है कि एक दबाव है, कोई कुछ बोल नहीं पा रहा है, न कोई नामांकन आया, न चुनावी प्रक्रिया का कोई मतलब, फिर ये बूथ मंडल इन सब का क्या अर्थ है जब चुनाव ही नहीं होना था, जब पहले से मनोनयन होना था, चयन होना था। तो ये दूसरी बात जो धर्मेंद्र पेगवार साहब ने कहा कि चुनौती इस अभी जो वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी है वो अपने चरम पर है परफॉर्मेंस के दृष्टिकोण से, तो उसको मेंटेन करना भी एक बड़ी चुनौती है, क्या कहें? देखिए, दो बातें होती है। एक तो बहुत अच्छा रामायण जी में उल्लेख है कि प्रश्न मंजूमती हुई, मतलब जो धुआं रहता है ना वो कारिक बन जाता है संगत की दृष्टिकोण से, और उसके बाद वही धुआं जो होता है वो पुराण लिखने के कार्य आता है। अब निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी में जो पुराण लिखने के कार्य आ रहा है, अगर हमारे मध्य में अनुशासन है तो इसको दबाव का नाम दे रहे हैं, अगर हमारे मध्य में समन्वय है तो उसको ये दबाव का नाम दे रहे हैं। तो ये तो कांग्रेस की जो पुराने जो कांग्रेस के समय से चला आ रहा है, ये उस पर निर्भर होता है कि किस दृष्टिकोण से देख रहे हैं। निश्चित रूप से 64,523 बूथ जो है वो डिजिटलाइज जुड़े हैं। हमारे यहाँ संवाद होता है, प्रशिक्षण प्रतिक्षण होता है, और संगठन प्रमुख और आज की बात नहीं है, कार्यकर्ताओं से फीडबैक लेना, सतत संपर्क रहना, उनसे सतत संवाद करना है। प्रधानमंत्री जी भी आते हैं तो चर्चा करते हैं, उसके बाद राहुल गांधी जी आते हैं तो घोड़े बता के जाते हैं। तो ये कांग्रेस का कृत्य है। दूसरी तरफ इन्होंने कहा कि हमारा लोकतंत्र, निश्चित रूप से आप देखिए कहीं भी ऐसा कोई विरोध का स्वर उठा हो तो आप बता दीजिए। भारतीय जनता पार्टी में जब बीडी भाई साहब का चुनाव हुआ था, या उसके पहले तोमर जी का, क्योंकि बहुत पहले की बात नहीं करेंगे, प्रभात जी का हुआ था, बताइए कितना असंतोष प्रकट हुआ था। वहीं अभी आपके मध्य में सिर्फ प्रारंभिक अवस्था है, 100 से ज्यादा ब्लॉक करके आज तक आप हाल भर का तय नहीं कर पाए। हमारा संगठन पर वो कई समय से चल रहा है, जहां पर निचले स्तर का कार्यकर्ता भी अपना फीडबैक देता है, और निश्चित रूप से सतत समन्वय और संवाद की स्थिति उत्पन्न होती है। और उसके पश्चात एक जो सर्वसहमति से नाम होता है उसको पता किया जाता है, निर्वाचन अधिकारी है। और ये एक बार हो चुका है ना, प्रभात जी के समय फॉर्म भी भरा गया था, लेकिन उसके पश्चात नाम परिवर्तित भी किया गया। तो निश्चित रूप से समन्वय के साथ में यहाँ पर नाम प्रदर्शित किया जाता है। कर्नाटका में अभी पूछा गया था, दलित अध्यक्ष है, उन्होंने कहा कि हायर अथॉरिटी तय करेगी। अब राष्ट्रीय अध्यक्ष से ऊपर भी हायर अथॉरिटी कौन है जो राष्ट्रीय अध्यक्ष को बोलने से मना कर रहा है? यहाँ पर देखिए, आप प्रदेश अध्यक्ष हो पूर्व के या हमारे सीएम साहब हो, निश्चित रूप से विवादी से अपनी राय रखते हैं, तो गला कांग्रेस का घोटा जाता है। भारतीय जनता पार्टी में संवाद भी स्थापित होता है और सवालों के जवाब भी दिए जाते हैं। घटिया में नवीन जायसवाल जी के सामने क्या हुआ, सागर में सुनील जैन वाली घटना में क्या हुआ, भोपाल में जिला कांग्रेस के बैठक में क्या हुआ, उसके बाद शिवपुरी कोलारस में क्या हुआ, देवरी विधानसभा में क्या हुआ, ये पूरा प्रदेश देख रहा है। और वहीं हम जब घोषणा करते हैं तो समन्वय के साथ में करते हैं, और ये हमारा अनुशासन है जो एक कार्यकर्ताओं को, इसीलिए भारतीय जनता पार्टी में निचले स्तर का कार्यकर्ता भी पर कब प्रदेश के दायित्व पर पहुंच जाए वो भरोसा नहीं है। यहाँ पर तो जो चांदी के चम्मच लेके आते हैं, जिनके लिए आदरणीय गहलोत जी ने कहा था कि अभी रगड़ा नहीं लगा है, जब रगड़ा लगेगा तब पता चलेगा। तो आपके शीर्ष नेता तो ये बातें कहते हैं। तो मुझे लगता है पहले कांग्रेस को अपने स्वयं के भीतर देखना चाहिए, उसके बाद में दूसरी चर्चाएं करना चाहिए। हेमंत खंडेलवाल जी के नाम में ऐसा क्या बड़ा ठसका लग रहा है आपको, हैं?
देखिए देखिए क्या है कि कार्यकर्ता को कांग्रेस में कितनी तवज्जो मिलती है सबको पता है। कार्यकर्ताओं को कांग्रेस में बहुत ज़्यादा, मतलब कांग्रेस में क्या, कार्यकर्ताओं को तो अब कहीं तवज्जो नहीं मिलती। अब दो प्रकार के कार्यकर्ता हैं, बाकी डिफाइन धर्मेंद्र जी करेंगे। लेकिन सवाल तो आपके ऊपर भी, अभी सृजन अभियान चल रहा है, तो सृजन अभियान में एक ऐसी बड़ी कोई, मतलब सृजन अभियान में क्या सृजन हुआ? लक्ष्मण सिंह जी के जाने के बाद कोई बड़ी उपलब्धि तो दिखी नहीं कि भाई 10 लोग सृजन अभियान में जुड़ गए हों, घर वापसी कर ली हो। सृजन का मतलब है नई चीज का अंकुरण, नई चीज का प्रस्फुटन। कहाँ दिख रहा है? देखिए, कांग्रेस के संगठन सृजन कार्यक्रम में ये सबसे पहली बात तो हमने कार्यकर्ताओं का अधिकार दिया आवेदन देने का। हमारे ब्लॉक स्तर से लेके बूथ स्तर तक के कार्यकर्ता ने जिला अध्यक्ष के पद के लिए दावेदारी प्रस्तुत की। निश्चित ही एक स्वतंत्र प्लेटफॉर्म था और कार्यकर्ताओं ने उस पर बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। अगर तुलनात्मक देखें तो हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्री जीतू पटवारी जी NSY से निकले, यूथ कांग्रेस से आए, चुनाव लड़े, हारे, जीते, मंत्री बने और उसके बाद में उनको शीर्ष नेतृत्व में प्रदेश की कमान सौंपी। निश्चित ही खंडेलवाल जी तो अकेले दौड़ रहे हैं ना, अकेले दौड़ के फर्स्ट आ गए तो वो बहुत बड़े विजयी, आप उनका समारोह कीजिए, बहुत अच्छी बात है। उसके पीछे आपको इतना बड़ा आडंबर फैलाने की क्या आवश्यकता थी कि भैया लोकतांत्रिक प्रक्रिया से आवेदन मंगाए जाएंगे। 10,000 मंडल अध्यक्षों में एक भी मंडल अध्यक्ष ने साहस नहीं किया कि मैं प्रदेश अध्यक्ष पद के लिए दावेदारी प्रस्तुत कर दूं। आज सुबह ही पिक्चर पूरी तरीके से साफ हो चुकी थी कि जब 2 नेता पुत्र और पूंजीवादी व्यक्ति जब निर्वाचन के प्रभारी बनकर आ रहे हैं, शेजवलकर जी, प्रधान जी, तो अपने ही जैसे किसी व्यक्ति को चुनेंगे। खंडेलवाल जी वही हैं जो 2013 में विधायक के रूप में चुने जाते हैं और 2018 में जनता उनको नकार देती है, वो चुनाव हार जाते हैं बुरी तरीके से। जो अपनी विधानसभा को नहीं संभाल पाए और वो प्रदेश को कैसे संभालेंगे, संगठन को कैसे संभालेंगे, इसका भी जवाब मेरे को लगता है भाजपा को देना चाहिए। जब वो दूसरे विपक्ष पे आरोप लगाती है कि आपके यहाँ वंशवाद है, आपके यहाँ नेता पुत्रों को आगे बढ़ाया जाता है, तो खंडेलवाल जी की तो राजनीतिक शुरुआत ही 2007 में सत्ता के बीच में मैं समझता हुई थी और बहुत अच्छा उनका पारिवारिक बैकग्राउंड रहा है। वो पूंजीपति है, वो नेता पुत्र है, तो निश्चित ही अगर उसकी जगह किसी मूल कार्यकर्ता को जिसने संगठन को गढ़ने में अपना जीवन समर्पित कर दिया, ऐसे किसी व्यक्ति को अवसर मिलता तो निश्चित ही बहुत अच्छा आता है। परंतु भाजपा का आंतरिक मामला है, भाजपा उसमें जाने। और निश्चित ही जिस प्रकार से ये देखने को मिला कि लोगों ने आवेदन तक नहीं किया, तो आज भाजपा में तानाशाही कितनी चरम पे है, ये उसका जीवित उदाहरण जी। मैं धर्मेंद्र पेगवार साहब से प्रतिक्रिया लूंगा। जब भी भारतीय जनता पार्टी में जो भी अध्यक्ष हुए हैं, सामान्यतः उन अध्यक्षों के कार्यकाल में जो पूर्व अध्यक्ष, बहुत कम ऐसा हुआ कि वो मध्य प्रदेश में ही उनका आपसी टकराव हो या आमना सामना हो। जैसे जब नरेंद्र सिंह तोमर जी का कार्यकाल था तो नरेंद्र सिंह तोमर जी थे, फिर प्रभात जी थे, यहाँ तक कि नंद कुमार सिंह चौहान, राकेश सिंह जी। तो ऐसा कोई व्यक्ति तब ऐसा नहीं था कि वो प्रदेश की राजनीति में हो और वो प्रदेश अध्यक्ष भी रहा हो। लेकिन वर्तमान समय में खंडेलवाल साहब के सामने पूर्व प्रदेश अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर जी जो है विधानसभा अध्यक्ष हैं, राकेश सिंह जी PWD मंत्री हैं, अभी BD शर्मा जी भी प्रदेश से ही सांसद हैं, शिवराज जी हैं, विक्रम वर्मा हैं, हाँ शिवराज जी केंद्रीय मंत्री हैं। मतलब मैं ये विक्रम वर्मा जी वगैरह तो फिर भी सक्रिय नहीं है, लेकिन मैं शिवराज जी जब विदिशा से सांसद हैं, अभी BD शर्मा जी पूर्व वो खजुराहो लोकसभा से सांसद हैं, तो अब 4 प्रदेश अध्यक्षों, एक्टिव पूर्व प्रदेश अध्यक्षों के बीच में खंडेलवाल जी को काम करना है। तो समन्वय खंडेलवाल जी ने अपने नाम पर बनवा लिया, मैनेजमेंट तो अच्छा होगा, देखिए खींचतानी तो बहुत थी। अब वो काम में भी समन्वय बनवा लेंगे या बनवा लेंगे, ये काबिलियत उनको सिद्ध करनी पड़ेगी। क्या कहें? निश्चित तौर पर मैंने पहले भी कहा कि हेमंत खंडेलवाल जी के सामने चुनौतियां बहुत ज़्यादा है। मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार है, एक बहुत अच्छी बात है, उनको सरकार में प्रदेश अध्यक्ष बनने का मौका मिला है, क्योंकि जब 1992 से सन 2003 तक जो लोग प्रदेश अध्यक्ष रहे उनको ज़्यादा संघर्ष करना पड़ा सड़कों पर और पार्टी के लिए, पार्टी को सत्ता में लाने के लिए। वो विक्रम वर्मा जी थे, वो नंद कुमार साय थे, वो कैलाश जोशी जी थे, वो लखीराम अग्रवाल थे, वो उमा भारती भी थी। उमा भारती प्रदेश अध्यक्ष नहीं बनी, नहीं प्रदेश अध्यक्ष संघर्ष करने वाले वो डॉक्टर लक्ष्मी नारायण पांडे थे। जी जी जी। लेकिन अभी चूंकि भाजपा की सरकार है तो इस सरकार को बनाए रखना, इस सरकार को आगे ले जाना, पार्टी की विचारधारा को
केंद्र के कार्यक्रमों को, क्योंकि फिर बोल रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में अपने चरम पर है। 29 लोकसभा सीट, या जब संयुक्त मध्य प्रदेश था तब 40 लोकसभा सीट भाजपा कभी नहीं जीती, 1977 की लहर पे भी नहीं जीती। लेकिन इस बार 29 लोकसभा सीट हैं, आप पूर्ण बहुमत, बम्पर बहुमत आपके पास है विधानसभा में। मध्य प्रदेश के सभी शहरों में ग्वालियर को छोड़ दिया जाए तो आप काबिज हैं सिर्फ। और जो कांग्रेसी महापौर बने थे वो भाजपा में शामिल हो गए हैं, मतलब कांग्रेस युक्त भाजपा अभी मध्य प्रदेश में है। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आपके संगठन की परिपाटियों को नहीं समझते हैं जी। सागर में देख लीजिए तो वरिष्ठ नेताओं को बीच में क्या हो रहा है। तो पार्टी में अनुशासन को बनाए रखना, सरकार को सपोर्ट करना, यदि कोई मंत्री अनुशासनहीनता कर रहा है तो हेमंत खंडेलवाल जी के सामने ये चुनौती रहेगी कि कई मंत्री जो मध्य प्रदेश सरकार में हैं वो उनसे बहुत वरिष्ठ हैं, भले वो प्रहलाद पटेल जी हों, कैलाश विजयवर्गीय जी हों, डॉक्टर राकेश सिंह हो, और ऐसे बहुत सारे नेता हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के नए प्रदेश अध्यक्ष को पार्टी, संगठन और सरकार और आम कार्यकर्ता से लेकर मंत्रियों के बीच में समन्वय बनाना पड़ेगा। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का जो प्रदेश अध्यक्ष होता है वो इतना पावरफुल होता है कि मैंने देखा है अपनी पत्रकारिता जीवन में कि मुख्यमंत्री पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष से भाई साहब कहता रहा है। ठीक बात। तो लेकिन अब मोहन यादव जी को, क्योंकि मोहन यादव जी का उनकी नियुक्ति में बहुत महत्वपूर्ण योगदान है, ये सब जानते हैं। हालांकि मोहन यादव जी और हेमंत खंडेलवाल जी भाजपा की राजनीति में एक ही कैंप के माने जाते हैं जी। और एक अच्छी बात यह है कि हेमंत खंडेलवाल जी लो प्रोफाइल हैं जी। तो जो भी भाजपा का प्रदेश अध्यक्ष होता है वो ऑटोमेटिक ही स्वतः ही मुख्यमंत्री पद का दावेदार हो जाता है। लेकिन चूंकि वो लो प्रोफाइल है, उनकी कोई सत्ता में कोई बड़ी भागीदारी की इच्छा उन्होंने ऐसी व्यक्त नहीं की, अपनी ऐसी कोई उछल कूद, कोई एक्टिवनेस उन्होंने नहीं दिखाई है कि वो मोहन यादव जी के लिए चुनौती बने। लेकिन खुद उनके सामने बहुत सारी चुनौतियां हैं कि उन्होंने भाजपा को आगे ले जाना है। और अभी 1.5 साल बाद ही मध्य प्रदेश में स्थानीय निकायों के चुनाव होंगे, पंचायतों के चुनाव होंगे, फिर 28 में विधानसभा चुनाव है। उसके पहले सिंहस्थ की तैयारी करनी है, सरकार से बेहतर कोऑर्डिनेशन बनाना है, केंद्र सरकार के सामने अपनी चुनौतियां हैं तो केंद्र के कार्यक्रमों को ले जाना है। वो फिर हेमंत खंडेलवाल जी के सामने सबसे बड़ी चुनौती ये होगी कि अभी जो चुनाव हो रहे थे उसमें आप पार्षद के चुनाव में भी और पंच के चुनाव में भी मोदी जी के नाम का उपयोग कर रहे थे कि साहब हम तो मोदी, विधानसभा चुनाव भी हुआ उसमें आपने मोदी जी के नाम पर चुनाव लड़ा। तो आप जब आपको पंच और पार्षद तो आपने जिता लिए, लेकिन क्या वो मोदी जी के इरादों पर काम कर रहे हैं? क्या भोपाल में जो पार्षद हैं या भोपाल में तमाम सवाल हैं सर, तमाम सवाल हैं जी। अब समय हमें और ज्यादा सवालों की इजाजत नहीं दे रहा, बिल्कुल अंतिम संज्ञा में पहुंच गए हूँ। समस्त महानुभावों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। तो डॉक्टर मोहन यादव की पसंद पर मोहर लगी और हेमंत खंडेलवाल जी मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष बनने की ओर अग्रसर हैं। उनका निर्विरोध नामांकन हुआ है, आधिकारिक घोषणा भी हो जाएगी, उनका अध्यक्ष बनना लगभग तय है। और इससे ये भी तय है कि मध्य प्रदेश में मोहन यादव जी के नेतृत्व को केंद्रीय नेतृत्व से पूर्ण समर्थन मिल रहा है और मोहन यादव जी को पूरी तरजीह मिल रही है। और आगामी लोकसभा, विधानसभा, नगरीय निकाय जो भी चुनाव हैं वो मोहन यादव जी की निगहबानी में ही लड़े जाएंगे। अब हेमंत खंडेलवाल जी के आने के बाद मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के खासकर राजनीतिक समीकरण कैसे बनते बिगड़ते हैं, क्या बदलते हैं, देखना दिलचस्प रहेगा। इंडिया एजेंडा में नहीं, आप बने रहिए IND24 के साथ और देखते रहिए IND24। नमस्कार।